इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज गुजरात में निकाय चुनाव के दूसरे फेज के लिए वोटिंग हुई है और आज गोधरा में भी वोट पड़े हैं। गोधरा को लॉन्च पैड बनाकर ओवैसी गुजरात में एंट्री लेना चाहते हैं, तो केजरीवाल सूरत के बाद सौराष्ट्र के रास्ते गुजरात में कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल गुजरात तो चले गए, लेकिन दिल्ली की एमसीडी में आम आदमी पार्टी की 5 सिटिंग सीटें खतरे में पड़ गई हैं। दिल्ली से गुजरात तक, केजरीवाल से लेकर ओवैसी तक कैसे प्रयोग कर रहे हैं, डिटेल रिपोर्ट देखिए। गुजरात का चुनाव लोकल है, लेकिन वोटर किसके लिए वोकल है? महानगर पालिकाओं में बीजेपी बम्पर जीत से खुश है, लेकिन उसकी असली परीक्षा फेज 2 में है, जिसके लिए आज वोट हुआ। गुजरात में केजरीवाल की एंट्री कितनी पॉसिबल है? ओवैसी की एंट्री कितनी मुमकिन? कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा होगा? ये चुनाव इन 3 पार्टियों के लिए एक टेस्ट है। इसकी शुरुआत हो चुकी है गोधरा से। आज गोधरा में भी वोट डाला गया। ओवैसी इसी गोधरा को एंट्री पॉइंट बनाना चाहते हैं। यहीं पे बीजेपी की असली परीक्षा होनी है, क्योंकि 2015 में स्थानीय स्वराज के जो ग्रामीण इलाकों के चुनाव थे वहाँ बीजेपी की भारी शिकस्त हुई थी और ज़्यादा मेहनत भी इसीलिए पार्टी ने इन इलाकों में की है। और इस बार एक दूसरा भी बड़ा फैक्टर है कि आम आदमी पार्टी और जो MIM है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उसके प्रेजेंस से भी चुनावों के नतीजों में फर्क पड़ने वाला है, खास तौर पे उन इलाकों में जहां उसके उम्मीदवार खड़े हुए हैं। गोधरा का हमेशा से ट्रेंड रहा है, यहां ना बीजेपी जीतती है ना ही कांग्रेस, यहां वही जीतता है जैसे गोधरा का मुसलमान जिताता है। गोधरा में ज्यादातर निर्दलीय उम्मीदवार ही लड़ते हैं। AIMIM गोधरा को बेस बनाना चाहती है। गोधरा में 11 वार्ड हैं, तकरीबन 44 सीट। इसमें 6 वार्ड हिंदू, 5 वार्ड मुस्लिम। बीजेपी सिर्फ हिंदू वार्ड में ही उम्मीदवार खड़े करती है और यही हाल कांग्रेस का है। बल्कि कांग्रेस को अगर चुनाव लड़ना होता है तो उसके कार्यकर्ता भी मुस्लिम वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ते हैं। असदुद्दीन ओवैसी इसी का फायदा उठाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी भी खड़ी है, इसको भी पब्लिक चाह रही है। ओवैसी साहब ने हमें हिम्मत दी है, इस बार परिवर्तन वो लाएंगे और 5 साल में वो अच्छा काम करेंगे। MIM पार्टी आई है, इसको हम सपोर्ट करेंगे। पहली मर्तबा गुजरात के अंदर उसने एंट्री की है। 2002 की घटनाओं के एपिसेंटर रहे गोधरा में 2002 की घटनाओं के बाद से कांग्रेस अपने सिंबल पर उम्मीदवार नहीं उतार पाई है और यही वजह है कि ओवैसी को यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्पेस मिला, जिसकी वजह से उन्होंने गोधरा में अपने पांव पसारने की कवायद शुरू की। हालांकि शुरू में ओवैसी की पार्टी को भी उम्मीदवार नहीं मिल पाए, इसलिए बमुश्किल 8 उम्मीदवार इन 5 वार्ड के जो 20 कुल उम्मीदवार हैं उनमें से 8 उम्मीदवार वो खड़े कर पाए। लेकिन जब यहाँ के लोगों ने देखा कि ओवैसी बहुत सीरियसली गोधरा में इंटरेस्ट ले रहे हैं, खुद ओवैसी ने आकर के यहाँ पे सभाएं की, उसने यहाँ का डायनामिक जो है वो पूरी तरह बदल करके रख दिया और इस बार MIM जो है वो एक अलग प्रकार के फोर्स की तरह उभर करके सामने आ रही है और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन का जो आसार है गोधरा के इन मुस्लिम वार्ड में, जहां पे अब तक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार ही जीतते थे, वो नज़र आ रहे हैं और इसी वजह से जो वोटिंग में भी हम देख रहे हैं कि अभूतपूर्व प्रतिशत जो है वो मिल रहा है इस बार। नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सूरत में जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन वही आम आदमी पार्टी मध्य गुजरात में कुछ भी नहीं कर पाई। महानगर पालिका की 120 में से 27 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली, जिसके बाद केजरीवाल का सपना बड़ा हो गया। अब वो खुद बीजेपी के खिलाफ नंबर 1 दावेदार बता रहे हैं। सूरत, सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात से कनेक्टेड है। आम आदमी पार्टी उन्हीं इलाकों में जीती है जहां प्रवासी रहते हैं, इसलिए अब सौराष्ट्र के इलाके में प्रचार करने के लिए सूरत से आम आदमी पार्टी के लोग जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की नज़र 2022 में गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में है, जिसमें वो अपनी पार्टी को तीसरे विकल्प के तौर पर पेश करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने स्थानीय स्वराज के इन चुनावों में बड़ा दांव खेला। पहले महानगर पालिका में करीब 450 उम्मीदवार उतारे और 16 लाख वोट उन्हें मिले और सूरत में तो कमाल ही कर दिया आम आदमी पार्टी ने, जहां उसके 27 उम्मीदवार जीते, 45 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आए और करीब 16 लाख वोट उन्हें सिर्फ सूरत में ही मिले और इसकी वजह से आम आदमी पार्टी के हौसले और बुलंद हो गए, क्योंकि जो स्थानीय निकाय के चुनावों में दूसरे फेज की वोटिंग जो आज हो रही है उसमें करीब 2100 उम्मीदवार उन्होंने
खड़े किए हैं और ज़्यादातर उम्मीदवार सौराष्ट्र में खड़े किए हुए हैं। सौराष्ट्र का सीधा कनेक्शन जो है वो सूरत के साथ है और केजरीवाल ने आखिरी मौके पर खुद आकर के जिस तरह से रोड शो किया सूरत में एक धन्यवाद रैली के फॉर्म में, उसका मकसद भी यही था कि सौराष्ट्र में मैसेज जाए और उन्हें उम्मीद अब यह है कि सूरत की इस परफॉर्मेंस के बाद सौराष्ट्र में, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है सूरत के साथ सौराष्ट्र, वहाँ पे भी कुछ असर होगा और शायद आम आदमी पार्टी बेहतर परिस्थिति में रहते हुए कुछ सीटें वहाँ पे अर्जित करे ताकि अपने आप को एक मजबूत विकल्प के तौर पर प्रेजेंट कर पाए। आम आदमी पार्टी भी पहली बार चुनाव लड़ रही है, यहाँ पे भी अपने उम्मीदवार उतारे, क्या कोई फर्क पड़ेगा उससे? हाँ, लेकिन क्या है कि आम आदमी जो पार्टी है ये पहली बार है, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये परफेक्ट है। बाकी जो ओल्ड पार्टीज है वो परफेक्ट चलती है यहाँ पर। अभी और देखना चाहते हैं? हाँ, नहीं अभी विकास का काम चल रहा है, यानी सही है। हाँ। बस जो विकास बन रहा है ना, हमारा पंचमहल जिले में कुछ भी नहीं रहा। 5 साल पहले 2015 में हुए जिला पंचायत, तालुका पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब रहा था। शहरी इलाकों में बीजेपी का बोलबाला था तो ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस का। इस बार चुनाव के नतीजों से पहले ही बीजेपी के करीब 219 उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अभी भी 31 जिला पंचायत, 231 तालुका पंचायत और 81 नगर पालिकाओं की 8,474 सीटों पर चुनाव का परिणाम बाकी है, जहां कांग्रेस आम आदमी पार्टी दोनों की नजर है। गुजरात के ज्यादातर ग्रामीण इलाकों की इन सीटों पर कांग्रेस की हालत इतनी खराब नहीं है जितनी की महानगर पालिकाओं में दिखाई दी है। सूरत की जीत के बाद केजरीवाल ने प्रचार तेज कर दिया था तो खुद ओवैसी ने भी मोर्चा संभाल रखा है, जिससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस ने जिला पंचायत में 956 उम्मीदवार, तालुका पंचायत में 4,664 उम्मीदवार और नगर पालिका में 2,635 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, तो बीजेपी ने जिला पंचायत में सभी 980 सीटों पर, तालुका पंचायत में सभी 4,774 सीटों पर और नगर पालिका में सभी 2,720 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं AIMIM अभी सिर्फ मुस्लिम बहुल मोडासा नगर पालिका, गोधरा नगर पालिका और भरूच नगर पालिका पर ही फोकस कर रही है। आम आदमी पार्टी और MIM ने जिस तरह से जीत दर्ज की है अहमदाबाद और सूरत में अपने रिस्पेक्टिव इलाकों में, उसके बाद जो गणित है वो उसमें काफ़ी फेरबदल हो सकता है, समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने करीब 2100 उम्मीदवार खड़े किए हैं और जो MIM है उसने मोडासा, भरूच और गोधरा के मुस्लिम इलाकों में भी कई सिलेक्टिव उम्मीदवार खड़े किए हैं। दिल्ली में MCD की 5 सीटों पर चुनाव हुए। इनमें रोहिणी सी, शालीमार बाग उत्तर, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी और चौहान बांगर शामिल हैं। इनमें 3 सीटें पूर्वी दिल्ली नगर निगम की हैं तो 2 सीटें उत्तरी दिल्ली नगर निगम की हैं। ये पांचों सीट आम आदमी पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट की तरह हैं। दिल्ली का ट्रेंड हमेशा अलग रहा है। अगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा है तो निकाय चुनाव में ठीक इसके उलट बीजेपी का। ये 5 निकाय की सीटें आम आदमी पार्टी के लिए एक टेस्ट है। क्या वो इस ट्रेंड को रिवर्स कर पाएगी? 5 सीटों पर बाई इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी का कब्जा था, लेकिन क्योंकि इन सीटों पर जो निगम पार्षद थे वो यहां से इस्तीफा दे चुके थे, क्योंकि बाई इलेक्शन उसके बाद हो रहा है, तो ऐसे में यहां पर लोग वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। अगले ही साल दिल्ली में 272 वार्डों के लिए निकाय चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले ये सेमीफाइनल मैच माना जा रहा है। दिल्ली नगर निगम में 15 साल से बीजेपी का कब्जा है। 6 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर केजरीवाल बैठे हैं, इसलिए केजरीवाल के लिए अब अपनी इन सीटों को बरकरार रखना चुनौती की तरह है। आम आदमी पार्टी ने 2 पूर्व विधायकों को मैदान में उतारा है। चौहान बांगर एक मुस्लिम बहुल सीट है, यहां आम आदमी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। केजरीवाल ने पूर्व विधायक मोहम्मद इशराक को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने भी पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद के बेटे जुबैर को। वार्ड नंबर 32N की रोहिणी सीट पर पूर्व विधायक रामचंद्र को आम आदमी ने उम्मीदवार बनाया है तो बीजेपी से राकेश गोयल मैदान में है। उत्तरी दिल्ली के शालीमार बाग से आप की सुनीता मिश्रा, कांग्रेस की ममता और बीजेपी की सुरभि जाजू के बीच मुकाबला है, जबकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम की 3 सीटों पर दलित वर्सेस दलित की लड़ाई है। ये बिजली फ्री है, पानी फ्री है और केजरीवाल और आगे और भी काम कर रहा है, बढ़िया कर रहा है।
मुद्दे महंगाई को ही लेकर थे और दिल्ली के अंदर जो हमें सहूलियतें मिली हैं वो उसके आधार पे हम वोट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी में। कुछ ऐसा ना, कुछ ये मरकज का मामला चल रहा है, कुछ वैसा, लेकिन फिर भी है कि आम पार्टी ने काम अच्छा किया था उसको तो लोकल, यानी दिल्ली से गुजरात तक लड़ाई जबरदस्त होने वाली है। चुनाव लोकल है, लेकिन वोटर किसके लिए वोकल होगा ये देखना दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र के एक और बड़े शहर में कल से एक हफ्ते का कंप्लीट लॉकडाउन लग रहा है। डिटेल जानेंगे थोड़ी ही देर बाद। प्रेजेंटेड बाय Citroen। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब। चलिए देखते हैं। बेहद साफ आवाज में टेक्स्ट टू स्पीच जो पढ़कर सुनाए आपको आपके इंटरेस्ट की न्यूज आपकी भाषा में भी। शानदार वॉइस सर्च फीचर जिससे आप जाने कोई भी खबर केवल अपनी एक आवाज पर। और दिन और रात के लिए अलग मोड जो रखे आपकी आंखों का भी ख्याल। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत? जब इरादा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।